देखो, आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? तुमको कैसे पता चला? चलो, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखेंगे इलास्टिसिटी। लिखना है इसमें, प्रॉपर्टी ऑफ property of matter property of matter by virtue of which property of matter by virtue of which it regain its shape and size it regain its shape and size property of matter by virtue of which it regain its shape and size regain its shape and size on removal of on removal of on removal of external force on removal of external force on removal of external force is known as elasticity is known as elasticity क्या हो रहा है? जैसे बॉडी है, बॉडी पे अगर कुछ फोर्स लगा तो इस पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं अगर बैलेंस है, इसका मोशन तो होगा नहीं। अगर बैलेंस फोर्सेस लगाओगे तो मोशन नहीं होगा। यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा, टेंशन जनरेट होगा। ठीक है, अब वो टेंशन जो होगा क्या करेगा, जैसे यहाँ पे काट के देखोगे बॉडी को, जब फोर्स टेप लग रहा है, टेंशन की लग रहा होगा क्रॉस सेक्शन पे। और ये जो फोर्स है और ये टेंशन जो है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा? मोशन हो जाएगा, टूट जाएगा यहाँ से। इधर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो इधर फोर्स है, इधर क्या लगना चाहिए? टेंशन टी लगना चाहिए। तो इस क्रॉस सेक्शन पे फोर्स जनरेट होता है। ये जो टेंशन है ये कैसा टेंशन है? इंटरनल जनरेट हुआ। ये रेसिस्टिव फोर्स है जो कौन अप्लाई कर रहा है? बॉडी खुद के दूसरे एडजेसेंट मॉलिक्यूल पे अप्लाई कर रहा है इस फोर्स को काउंटर करने के लिए, तो तुमने बाहर से लगाया। सारी बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे ही ये फोर्स हटाओगे, जब तुम फोर्स लगा रहे हो तो थोड़ा सा चेंज हुआ लेंथ में। मान लो ये लेंथ पहले एल था, फोर्स लगाने के चलते कितना हो गया? एल प्लस डेल्टा एल, वही एल डैश हो गया। तो ये जो चेंज आया लेंथ में, वो इस फोर्स के लगाने के बाद आया। अब जैसे ही फोर्स हटाओगे, फोर्स हटाने के बाद फिर से इसका लेंथ कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी बोलेंगे। अब नेक्स्ट चीज है कि जो यहाँ पे फोर्स आ रहा है, इंटरनल फोर्स आ रहा है, उस इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। ये जो इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहा है अंदर में, दिस इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलेंगे। मतलब जब भी तुम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, जब भी किसी बॉडी पे क्या करोगे? एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, तो इस प्रॉपर्टी के चलते, इलास्टिसिटी के चलते क्या होगा? एक इंटरनल फोर्स जनरेट होगा एंड दैट इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज व्हाट? स्ट्रेस बोलेंगे। तो इलास्टिसिटी के चलते फीचर आएगा, फिजिकल क्वांटिटी आएगा जिसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज stress is defined as stress is defined as restoring force. Stress is defined as restoring force per unit area
restoring force per unit area, per unit area when, per unit area when a deforming force, when a deforming force, when a deforming force is applied on the body, when a deforming force is applied on the body, deforming force is applied on the body, so इसका point 2 लिखना, restoring force produced inside the body, restoring force produced inside the body, restoring force produced inside the body is equal to, is equal to, equal to, is equal to deforming force, is equal to deforming force, deforming force, but opposite in direction, but opposite in direction. ठीक? अब स्ट्रेस प्रोड्यूस होने के लिए फोर्स जो होना चाहिए कैसा, डिफॉर्मिंग नेचर का होना चाहिए, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, डिफॉर्मिंग हो जाए। तो ये एक बॉडी है, अगर इस पे मैं फोर्स एफ लगा रहा हूँ तो ये क्या डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा, तो डिफॉर्मिंग फोर्स बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, इस पूरे बॉडी को मूव करवा देगा, चलने लगेगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने इधर एफ लगा दिया, इधर एफ लग रहा है, इधर एफ लग रहा है, तो अब देखोगे बॉडी पे जो फोर्स है वो बैलेंस है, और बैलेंस फोर्स होने के चलते अब क्या होगा, अब इसका लेंथ क्या हो सकता है, इंक्रीज होगा, डिफॉर्म होगा ये बॉडी, तब जाकर के इसको क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। और इस कंडीशन में देखोगे तो नेट फोर्स जो बॉडी पे होता है वो कितना होता है, नेट फोर्स बॉडी पे अभी कितना है, 0 है। पूरा अगर सिस्टम लोगे तो नेट फोर्स 0 हो गया। अब कैसे देखते हैं इसको, एक क्रॉस सेक्शन पे काटेंगे, क्रॉस सेक्शन पे काटोगे, थ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो ये फोर्स एफ इधर लग रहा है, और इस क्रॉस सेक्शन पे एक इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा, तो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, टी से रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा, बस डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट में होगा। यहाँ से अगर स्ट्रेस निकालोगे, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अगर लिखना चाहते तो इट विल बी सिंपली टी बाई एरिया, एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, या फिर ये जो टी है इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एफ बाई, तो एफ क्या है तुम्हारा, डिफॉर्मिंग फोर्स है, एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इस एरिया में भी दो तरीके का एरिया होता है, वन एरिया परपेंडिकुलर टू द फोर्स, एक एरिया परपेंडिकुलर टू द फोर्स होगा, और दूसरा एरिया पैरेलल टू द फोर्स होगा। तो जब एरिया पैरेलल टू द फोर्स होता है तो वहां से जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसका एक अलग नेचर, अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया होगा तो वहां से जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसका क्या होगा, अलग नेचर होगा। तो इस तरीके से अलग कैटेगरी बनता है स्ट्रेस का, वो डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ क्या टाइप होगा स्ट्रेस का, कितने टाइप का स्ट्रेस होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, नंबर 2 क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, थर्ड क्या है, ये तीन तरीके का स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को कभी कभी ओनली स्ट्रेस भी बोल देते हैं, जब भी स्ट्रेस बोला जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है।
देखना नॉर्मल स्ट्रेस में स्ट्रेस स्ट्रेस एक्टिंग ऑन एक्टिंग ऑन एक्टिंग ऑन एरिया स्ट्रेस एक्टिंग ऑन एरिया परपेंडिकुलर टू deforming force perpendicular to deforming force perpendicular to deforming force known as is known as normal और का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है तो मान लो इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और पे फोर्स लग रहा है इधर है ये जो फोर्स है इसका नेचर कैसा है डिफॉर्मिंग नेचर है इसके चलते क्या होगा लेंथ इंक्रीज होगा देखो ये जो फोर्स है ना इस एरिया पे क्या है परपेंडिकुलर है तो यहाँ से जो स्ट्रेस आएगा उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे सिग्मा से यानी नॉर्मल स्ट्रेस किससे रिप्रेजेंट होता है सिग्मा से अब जो सिग्मा होगा इट विल बी सिंपली एफ बाई ए फोर्स पर यूनिट एरिया और इस एरिया को क्या बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोलते हैं ये तुम्हारा क्या दे देगा नॉर्मल स्ट्रेस देगा नंबर टू में नंबर टू क्या था तुम्हारा वॉल्यूम स्ट्रेस और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है इसका दो टाइप होता है नॉर्मल स्ट्रेस को फर्दर कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है दो टाइप में कौन कौन सा तो दो पार्ट में डिवाइड करा गया कौन कौन सा टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस का नाम सुने हो कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस अभी जो हमने स्ट्रेस का डायरेक्शन है देखो इसके चलते जो लेंथ होगा वो क्या होगा इंक्रीज होगा जो भी फोर्स हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करा है उसके चलते लेंथ क्या होगा इंक्रीज होगा तो ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स जिसके चलते लेंथ इंक्रीज होता है अगर वहां से स्ट्रेस जनरेट होगा तो उसको बोलते हैं क्या टेंसाइल स्ट्रेस ये जो भी तुम्हारा स्ट्रेस है क्या ये टेंसाइल है क्योंकि ये जो टेंशन प्रोड्यूस करा उसके चलते लेंथ क्या होगा इंक्रीज होगा अगर इसी फोर्स का डायरेक्शन में चेंज कर फोर्स ऐसे है तो भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा जितना भी लेंथ जो होगा वो क्या करेगा डिक्रीज होगा तो इस केस में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे कंप्रेसिव बोलेंगे और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्मा सी फॉर्मूला वही होगा ठीक है अगेन यहाँ ए क्या है तुम्हारा क्रॉस सेक्शन ये क्या है फुट टी से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें ब्रैकेट में लिख लो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस वो काट देना जो तुम्हारा हेडिंग है वो काट देना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ का हेडिंग काट देना देयर आर टू टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस नंबर वन में डायग्राम जो बना करके रहते नंबर टू में क्या आएगा कंप्रेसिव कंप्रेसिव के लिए ये डायग्राम कंप्रेसिव फोर्स के चलते फोर्स का नेचर ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है इसका नेचर कैसा है कंप्रेशन कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है इसको कंप्रेसिव फोर्स भी बोलते हैं तो कंप्रेसिव फोर्स के चलते जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस नेक्स्ट लिखना सेकंड वॉल्यूम स्ट्रेस
वॉल्यूम स्ट्रेस जो होता है वो भी इसी का टाइप है, नॉर्मल स्ट्रेस का ही टाइप है, लेकिन उसमें पूरे वॉल्यूम पे फोर्स लग रहा होता है। अभी यहाँ पे जो फोर्स देखोगे पूरे वॉल्यूम पे लग रहा है, पूरे वॉल्यूम पे नहीं लग रहा है। अभी जो फोर्स लग रहा है स्पेस पे, इस फोर्स पे लग रहा है, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के केस में क्या होगा, जो भी तुम्हारा फोर्स होगा, जैसे ये एक बॉडी है, इसको हमने रखा हुआ है कहाँ पे, फ्लूइड में, उस पे प्रेशर लग रहा होगा चारों तरफ, ऑल डायरेक्शन में इस बॉडी पे क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। और इस प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए एक इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होगा, और इंटरनल स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सारी बात है। यहाँ पे जो स्ट्रेस है ना वो सिंपली किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर है। स्ट्रेस वॉल्यूम के बराबर देखो, स्ट्रेस जो है इंटरनल स्ट्रेस जो है किसके बराबर है, अप्लाइड प्रेशर के बराबर। और ये जो प्रेशर आएगा इसका काम क्या होगा, जैसे ये जो प्रेशर है इसका काम है कि वॉल्यूम को क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि अंदर की तरफ फोर्स लग, अंदर की तरफ प्रेशर लग रहा है, तो ये कंप्रेस करेगा, तो इसको एक तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोल सकते हो। ऐसा स्ट्रेस हो गया तुम्हारा कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया। अगर उल्टा होता, जैसे ये बॉडी है, अंदर अगर एयर ज्यादा होता तो इसको फोर्स बॉडी के ऊपर कैसे लगता, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ फोर्स लगने के चलते अगेन एक रेसिस्टिंग फोर्स जनरेट होता, रेसिस्टिंग स्ट्रेस जनरेट होता, जो क्या करता अंदर की तरफ लगता। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट हुआ कैसा स्ट्रेस होगा, अब क्या करेगा, बॉडी के साइज को इंक्रीज करेगा। तो ऐसा स्ट्रेस जो बॉडी के साइज को इंक्रीज करता है उसको क्या बोलते हैं, टेंसाइल। जो बॉडी के साइज को डिक्रीज करेगा उसको कंप्रेसिव। और इस केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के केस में जो स्ट्रेस होता है वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। लिखना इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में लिखना नॉर्मल फोर्स एक्टिंग, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग, एक्टिंग ऑन ऑन यूनिट सरफेस, on unit surface, on unit surface area, unit surface area of a body, of a body, which is responsible for, which is responsible for change in, responsible for change in volume of the body, volume of the body, produces, produces, produces normal stress, produces, sorry, volumetric stress, produces volumetric stress, produces volumetric stress। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, पिछले वाले केस में जब ये नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ रहे थे तो हमें कौन सा एरिया मिला था, एरिया ए जो था ये क्रॉस सेक्शन एरिया था। लेकिन इस केस में मान लो प्रेशर पी जो लग रहा है, sorry, जो फोर्स लग रहा है वो टोटल सरफेस पे लग रहा है। कौन सी सरफेस पे, बाहर जो एक्सटर्नल सरफेस है, मतलब अगर ये स्फीयर होता तो सरफेस एरिया कितना होता, 4πr²। ठीक है। और इस केस में देखोगे तो ये जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, फोर्स दोनों में नॉर्मल ही है, लेकिन एक केस में सरफेस एरिया आ रहा है, दूसरे केस में क्या आ रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा है। अभी भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या होगा, फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर ही होगा एरिया पे। ये जो एरिया है ये सरफेस एरिया, और ये इसी को, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर देगा, और ये एक्सटर्नल प्रेशर बराबर किससे होगा, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के बराबर होगा। यानी जो भी एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं उसी के बराबर क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा। तो इसमें लिखना, ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है जनरली कोई भी बॉडी जब फ्लूइड के अंदर रखोगे, जैसे एयर के अंदर बलून रखा गया है, या कोई भी बॉडी वाटर में रखोगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो एक्चुअली पूरे सरफेस पे लगेगा। उसके पूरे सरफेस पे लगने वाले फोर्स को डिवाइड करोगे उसके सरफेस एरिया से, तो क्या दे देगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। प्रेशर एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्सटर्नल प्रेशर एक्टिंग ऑन द बॉडी,
external pressure acting on the body is equal to volumetric stress is equal to volumetric stress inside the body, volumetric stress inside the body. एग्जाम्पल में से लिख देना, body inside a fluid, body inside fluid experiences, body inside fluid experiences volumetric stress. सर इससे क्या बोला सर? क्या के बाद क्या बोला? और बॉडी के बाद सर क्या बोले? बॉडी इनसाइड फ्लूइड, body inside fluid experiences volumetric stress. यहाँ पे डायरेक्ट जो प्रेशर गिवन होगा वही किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस deforming when deforming force deforming force acting on a body tangential direction the cross section of the body is in tangential direction to the cross section of the body stress generated produced inside the body तो टेंजेंशियल डायरेक्शन के बाद tangential direction to the cross section of the body comma stress produced inside the body is known as फोर्स अप्लाई करा। अगेन कैसा फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या डिफॉर्मेशन होगा? ये फोर्स अप्लाई करो डिफॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में भी क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो अभी जो फोर्स लगाया ना वो इस सरफेस एरिया के क्या है? पैरेलल है या फिर टेंजेंशियल है। ऊपर नीचे जो भी सरफेस एरिया मैंने शेडेड करा है ये जो फोर्स इस पे टेंजेंशियल और ये जो फोर्स क्या है पे टेंजेंशियल। अगर इसका एरिया ए है, एरिया क्या है तुम्हारा? ए है। इस केस में तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? ये स्ट्रेस। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? टाउ से। टाउ जो होगा इस केस में क्या होगा? एफ बाई ए। तो ध्यान क्या देना है कि जो भी फोर्स है फोर्स ये अप्लाई कर रहे हो दिस फोर्स इज पैरेलल टू दिस ए या फिर क्या है वो पैरेलल है। तो इस केस में जो भी ये स्ट्रेस जनरेट होगा क्या होगा तुम्हारा? शियर स्ट्रेस होगा। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? टाउ से। सिग्मा से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस सिग्मा भी से। सिग्मा भी का ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस ही होता है।
सारे फोर्सेस देखो कैसे लग रहे हैं नॉर्मल। नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो वॉल्यूम है तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। शियर स्ट्रेस के लिए सिंबल टाउ यूज करें। हो गया। यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट जो भी होगा स्ट्रेस का, स्ट्रेस का कुछ यूनिट क्या मतलब? किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो, नॉर्मल स्ट्रेस हो, शियर स्ट्रेस हो या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो, सबके लिए जो यूनिट होगा एक्स्ट्रा यूनिट कितना होगा? हाँ, यानी जो भी प्रेशर का यूनिट है, इसका यूनिट है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। प्रेशर भी होता है और इस केस में स्ट्रेस है। कौन सीख रहा है? आईफोन लेकर के आगे। ओमिक्रॉन है, पता नहीं। मैं तो उसको 0 माइक्रोन पढ़ता हूँ। हाँ, क्या बता रहे थे? देखो, अब इस केस में जो प्रेशर है और स्ट्रेस है, दोनों में डिफरेंस क्या है? स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है? क्या? परपेंडिकुलर टेंडेंसी छोड़ो, सबसे पहला चीज देखो, ये जो प्रेशर है ना, ये जो नेट होता है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी बॉडी पर लगेगा, उस एक्सटर्नल फोर्स को डिवाइड करो किससे? एरिया से। दैट विल गिव व्हाट? एरिया परपेंडिकुलर, वो क्या देगा? प्रेशर देगा। अब इस केस में क्या है कि स्ट्रेस जो है ना, वो है इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। अब ये एरिया कुछ भी हो सकता है, और उस एरिया के डिपेंड, उस एरिया के बेसिस पे स्ट्रेस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं नॉर्मल और शियर स्ट्रेस में। लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस है ना, ये इंटरनल फोर्स है। ये इंटरनल फोर्स और यहाँ पे ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। दोनों की वैल्यू बराबर होती है। जो एक्सटर्नल फोर्स है वही बराबर किसके होगा? इंटरनल फोर्स के है। अगर ये नहीं होता तो फिर जो भी जिस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। वो डिफॉर्म नहीं होगा, सीधे क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो इस केस में ये जो स्ट्रेस है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है रेसिस्टेंस के चलते। क्योंकि किसी बॉडी को हम पुल करते हैं, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के चलते वो क्या करता है? वो अपना उसी शेप में रहना चाहता है। तो टेंशन जनरेट होता है इस साइड में, इंटरनल फोर्स जनरेट इन साइड होता है, और उस इंटरनल स्ट्रेस को, उस इंटरनल फोर्स को डिवाइड करते हैं एरिया से, तो क्या मिलता है? स्ट्रेस मिलता है। लेकिन प्रेशर क्या है तुम्हारा? प्रेशर एक्सटर्नल एजेंट है, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई करेंगे, दैट फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया क्या दूंगा? वो प्रेशर देगा। लेकिन एरिया जो होगा में मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स पे एरिया परपेंडिकुलर होगा, वहां से प्रेशर आएगा। यहाँ पे इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, ये एरिया क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ से नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और पैरेलल होगा तो फिर शियर स्ट्रेस। ठीक है, दोनों का जो डायमेंशन है वो सेम होता है, दोनों का यूनिट सेम होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग स्ट्रेन। when when a deforming force when a deforming force is applied when a deforming force is applied on a body. A deforming force is applied on a body. Dimension of the body
dimension of the body, dimension of the body changes, dimension of the body changes, this change in dimension, this change in dimension, change in dimension per unit, change in dimension per unit original dimension, the change in dimension per unit original dimension is defined as stress, sorry, defined as strain, strain है क्या तुम्हारा dimension, क्या किया था तुम्हारा और फॉर्म में क्या बोल सकते हो फ्रैक्शनल चेंजेस, फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन क्या है तुम्हारा strain, ये भी टाइप्स ऑफ strain, longitudinal strain है lateral strain, देखो इसमें stress, so strain produced in the body, strain produced in the body, stress produced in the body, sorry, strain produced in the body, the direction of the body, the direction of the direction of normal force, the direction of normal force, the direction of normal force acting on the body, normal force acting on the body, longitudinal Acting on the body. acting on the body is known as सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। ठीक है, बॉडी है तुम्हारे पास, एक रॉड है, इस रॉड का ओरिजिनल लेंथ मान लो पहले कितना था L, ठीक है, अब इस पे तुमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के चलते क्या होगा, अभी जो लेंथ हो जाए वो कितना हो जाएगा L प्लस, देखो ये जो भी चेंज हम देख रहे हैं वो किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, चेंज देखोगे चेंज इन लेंथ कितना होगा, ओरिजिनल लेंथ कितना है,
तो अगर इन दोनों का रेशियो लोगे तो दैट रेशियो विल रिप्रेजेंट व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय, सिंबल क्या होता है इसका, लॉन्गिट्यूडनल एल की डिस्टेंस। नेक्स्ट देखोगे lateral strain, lateral strain, lateral strain means strain produced, strain produced, is produced, sorry, strain produced, the direction, the direction, the direction perpendicular to, the direction perpendicular to, perpendicular to, perpendicular to applied force, perpendicular to applied force, lateral strain, lateral strain। तो इस केस में to applied force ये डायमीटर टी है, फोर्स लगाने के बाद जो डायमीटर हो जाए कितना होगा, डेल्टा टी। ओके, देखोगे तो ये जो फोर्स है ये लेंथ के अलोंग लग रहा है, अभी हम चेंज किधर देख रहे हैं, डायमीटर के अलोंग, और ये जो डायमीटर है, डायमीटर का डायमेंशन जो क्या है, फोर्स पे परपेंडिकुलर है। तो इस केस में अगर चेंज इन डायमीटर देखें, चेंज इन डायमीटर कितना होगा, माइनस ओरिजिनल डायमीटर क्या था, नेचुरल स्ट्रेन है।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा। कैसे आवाज नहीं आता है? हाँ सर, आप ठीक है सर। ईयरफोन लगाए हो? ईयरफोन लगाते हो कि नहीं? हाँ सर, आप ठीक है सर। अरे ईयर जो पूछ रहे हो ईयरफोन लगाते हो ये तो बताओ। नहीं लगाते हो? हाँ क्या हाँ सर? नहीं लगाते हो सर, या लगाते हो? लेते हैं सर ईयरफोन। क्या बोल- तुम्हारा आवाज हमको नहीं सुनाई दे रहा है, क्या बोल रहे हो? क्या क्या ही कर सकते हैं? अब ईयरफोन स्पॉन्सर तो कर नहीं देंगे। हो गया। वॉल्यूमेट्रिक एक्सचेंज के केस में तुमको क्या देखना होगा कि वॉल्यूम में जो चेंज हुआ कितना हुआ है, और अगर ये एक ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब पे प्रेशर लग रहा है चारों डायरेक्शन से, मतलब ऑल डायरेक्शन से, तो इसमें होगा क्या कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, जैसे स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा किस टाइप का होगा, अगर इसको फ्लूइड में रख दोगे तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा कैसा होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। उसके चलते वो पूरे वॉल्यूम को चेंज करेगा। अगर ये इनिशियल लेंथ है एल, ये लेंथ है तुम्हारा डी, और ये है H, बाद में ये सब चेंज होकर क्या हो जाएगा, एल विल चेंज टू एल प्लस डी एल, बी विल चेंज टू बी प्लस डी जी, और डेल्टा बी भी लिख सकते हो, और एस विल चेंज टू एस प्लस डी एच या डेल्टा एस कुछ भी। अब यहाँ से डेल्टा वी निकालोगे, डेल्टा वी क्या होगा तुम्हारा, इन तीनों का प्रोडक्ट, डी एल इंटू डी बी इंटू, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें करना क्या है, डेल्टा वी जो होगा डी डैश माइनस डी डैश क्या है तुम्हारा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे। और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, ये सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से एक टर्म आता है टीवी का जो वॉल्यूम होगा वो यहाँ से निकाल सकते हो, टी एल बाई एल प्लस टी बी बाई बी प्लस टी एच बाई, ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अलॉन्ग द लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन स्ट्रेस, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अलॉन्ग विड्थ, और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अलॉन्ग हाइट। इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तुमको मिल जाएगा। तो क्या है क्यूब के केस में, अगर तुमको सिलेंडर देता, सिलेंडर देगा तो ईवी कितना हो जाएगा, सिलेंडर देगा तो एप्सिलॉन जी हो जाएगा, तो पता है डेल्टा एल बाई एल प्लस टू डेल्टा ई बाई, यूज करेंगे। सिलेंडर के केस में अगर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो सिलेंडर पे, तो बोल रहा है बता दो क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा, तो लेंथ में जो चेंज होगा वो निकाल लेंगे वहां से, डायमीटर में जो चेंज होगा वो निकाल लेंगे, और ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। अगर तुम्हारे पास क्या दिया हुआ, स्फीयर दिया हुआ है, तो स्फीयर का कैसे निकलेगा, टी डेल्टा डी बाई या फिर टी डेल्टा आर डेल्टा, डेरिवेशन करवा नहीं रहे, याद रखना। कि अगर डायमीटर दे करके तुमसे क्या पूछ रहा है, या चेंज इन डायमीटर और डायमीटर दे करके पूछ रहा है कि बताओ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा स्फीयर में, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे,
into d divided by delta d divided by t. 2018 में सर इससे एक क्वेश्चन आया, वॉल्यूमेट्रिक पूछ रहा था तुमको, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रिलेशन पूछ रहा था, ये फॉर्मूला यूज करते तो होगा। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ का काम क्या होता है, ये रिलेशन बताता है किसके किसके बीच का, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच का रिलेशन बताता है। तो लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट, अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट, proportional limit, stress, stress inside a body, stress inside a body, stress inside a body is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to strain, is directly proportional to strain. तो सिंपल वर्ड में क्या है, जो भी स्ट्रेस होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ से अगर केस 1 देखोगे हमारे पास क्या है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा है तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो कैसा स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नॉर्मल स्ट्रेस के चलते जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल तो रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, सिग्मा से, सिग्मा जो होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेल्टा एल बाई होगा, या एप्सिलॉन से भी लिख सकते हो, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन लिखा हुआ है, इधर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लॉन्गिट्यूड। अभी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट, क्या होता है वो कांस्टेंट, गामा, यहाँ क्या है, सॉरी वाई है, वाई है तुम्हारा क्या, सिग्मा जो होगा इट विल बी गामा ही बोलते हैं, गामा तो एप्सिलॉन, और गामा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक, तो रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, सिग्मा, सिग्मा बी जो होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अगर इसको हटाओगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज बीटा, बीटा को यहाँ क्या बोलते हैं, बल्क, तो किसी किसी बुक में के भी लिखा रहता है बीटा के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना, के भी सिंबल यूज होता है और बीटा भी सिंबल यूज होता है किसके लिए, बल्क मोटर्स के लिए।
और सिग्मा भी हम अभी जस्ट बताएं कि सिग्मा भी किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। सिग्मा भी किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये थीटा ईबी को क्या लिख सकते हो, माइनस डेल्टा वी बाई, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जब बाहर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वॉल्यूम डिक्रीज के चलते जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव स्ट्रेन होगा। यहाँ से क्या आएगा तुम्हारे पास, प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू माइनस थीटा डेल्टा वी बाई, कौन सा बनेगा, will be directly proportional to shear stress का सिंबल क्या था, टाउ। shear strain का क्या था, ELD, या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे, क्या है कांस्टेंट, तो शियर स्ट्रेन का सर सिंबल क्या लिखे सर? एप्सिलॉन LT। इसके लिए भी एक अलग सिंबल यूज होता है, लेकिन कर नहीं रहे तो बस समझ में आ जाएगा। यहाँ जो कांस्टेंट है वो क्या है तुम्हारा, ईटा, और ईटा को बोलते क्या, शियरिंग मॉडुलस। क्या बोलेंगे इसको, शियरिंग मॉडुलस। तो लिख लो वेयर ईटा इज नोन एज व्हाट, शियरिंग मॉडुलस। और जो ELT है क्वेश्चन में अगर आ रहा है तो कैलकुलेट कैसे करें, ये जो डायग्राम हमने बनाया था ऐसा डायग्राम था, इस तरफ पे फोर्स लगा रहे थे और इसके नीचे फोर्स लगा रहे थे। अब इसके चलते क्या होगा, ये जो सरफेस है ये टिल्ट होगा, ये जो सरफेस है ये भी टिल्ट होगा, यानी जो तुम्हारा फाइनल ऑब्जेक्ट दिखेगा उस तरीके का दिखेगा। रेड वाले से ड्रॉ करना है वो फाइनल ऑब्जेक्ट तरीके का हो जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट है तुम्हारा क्या हुआ, टिल्ट होकर के ऐसा शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, दिस एंगल इज व्हाट, एंगल इज थीटा। और ये जो थीटा है ना, दिस थीटा इज नोन एज व्हाट, क्या बोलते हैं, shear stress। अगर थीटा कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये जो लेंथ है, मान लो ये लेंथ कितना दिया हुआ है, कैपिटल लेंथ दिया हुआ है, चेंज के चलते ये जो लेंथ में इंक्रीज हुआ यहाँ वैसे tan थीटा कितने के बराबर होगा, स्मॉल ए बाई कैपिटल है। और अगर ये थीटा बहुत ही छोटा है, थीटा क्या है, स्मॉल है, tan थीटा कितने के बराबर होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, L बाई, ये जो टर्म है ना, इस टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। थीटा क्या है तुम्हारा, शियर स्ट्रेन, यानी टाउ इज इक्वल टू एन इंटू थीटा, या ई एल टी भी लिख दो, एप्सिलॉन एल टी भी लिखोगे तो सेम चीज होता है। यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन। हो गया, लिखना है प्रॉब्लम। डायग्राम लो। ड्रॉ तो करो तो बताना क्या है। हो गया, देखना फाइंड, फाइंड एलोंगेशन इन द रॉड, फाइंड एलोंगेशन इन द रॉड, इन द रॉड, द एवर क्वेश्चन, फाइंड एलोंगेशन इन द रॉड। मास दिया हुआ और यंग मॉडुलस है, तो गामा लिखा हुआ है। कैपिटल ए दोनों के
वायर के लिए देखोगे दूसरा ऊपर की तरफ एफ और नीचे क्या रहेगा एफ। ये जो एफ होगा किसके बराबर है एम के बराबर। यहाँ से अगर हुक्स लॉ लगाओगे तो हुक्स लॉ क्या बोलता है सिग्मा गामा इनटू सिग्मा जो होगा क्या होगा एफ अपॉन गामा इनटू एप्सिलॉन की जगह क्या रखोगे डेल्टा एफ बाई डेल्टा एफ कितना हो जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाई ए गामा। ये कब यूज कर रहे हैं जब ये मासलेस है। मासलेस है तो हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ये वाला यूज कर रहे हैं। अब इसमें एफ जो है वो किसके बराबर है एमजी के बराबर है तो पूरा डेल्टा क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई दूसरे केस में क्या होगा दूसरे केस में ये जो रॉड है इसका खुद का मास दिया होगा तो अभी देखेंगे ना ये दूसरा या बढ़ता है। अभी इसमें क्या एलोंगेशन निकालना है कितने का एलोंगेशन होगा इसके खुद के वेट के चलते क्योंकि यहाँ जो वेट आ रहा था ये क्या था इस रॉड का वेट नहीं था एक्सटर्नल मास एम कनेक्ट करे थे उसका वेट था जिसके चलते चेंज इन लेंथ क्या था एम जी एल बाई ए वाई। अभी इसका खुद का मास है अब खुद के मास के चलते जो एलोंगेशन हो रहा है वो कैलकुलेट करना है कैसे करोगे। देखो मेन चीज यहाँ पे ये है कि अगर मान लो तुम इस पॉइंट पे काटते हो अलग अलग जगह पे काटोगे तो टेंशन क्या आएगा अलग अलग आएगा। अब टेंशन अलग अलग आ रहा है तो किसी एक छोटा सा पोर्शन को काटेंगे। अभी बस ये लिखना नहीं है क्योंकि वो समझा रहे हैं इसको क्योंकि लीनियर रिलेशन होता है डायरेक्टली एवरेज लेकर के कर सकते हैं। अब देखो इस पोर्शन को अगर काटोगे तो ऊपर टेंशन टी लग रहा होगा और नीचे टेंशन टी लगेगा। हमने क्या करा मान लो एक छोटा सा पोर्शन काटा जिसका वैल्यू कितना है एल डैश है ऊपर टी नीचे टी क्योंकि हमने बहुत ही छोटा पोर्शन काटा है तो जो चेंज हो रहा है ना वो बहुत ही छोटा होगा। ऊपर टेंशन टी लगेगा तो नीचे क्या लगेगा टी प्लस डी टी लगेगा यानी अप्रोक्सीमेटली हम इसको क्या मान सकते हैं छोटे से क्रॉस सेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं कांस्टेंट कर सकते हैं। अब इसके नीचे जो भी मान लो हम यहाँ से एक वाई हाइट नीचे आकर के डी वाई लेंथ का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन काटे तो नीचे कितना लेंथ बचेगा एल माइनस वाई। अब इस एल माइनस वाई का कुछ वेट होगा और वही वेट इस टेंशन के बराबर होगा। आधी बात समझ में यहाँ से कैलकुलेट करेंगे फिर ये वाला फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूले में डी वाई कैलकुलेट होगा जो चेंज हो रहा है इस वाले में कैलकुलेट हो जाएगा तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो बड़े वाले में कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगेन ऐसे करोगे तुम्हारे लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज मीटर। यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा जीरो। इस पॉइंट पे अगर टेंशन देखोगे कितना होगा जीरो। अगर इस पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे तो इस पॉइंट पे उल्टा पॉइंट पे टेंशन होगा एम। और इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा तो टेंशन का एवरेज लोड है टेंशन का एवरेज लोड कितना हो जाएगा एम जी बाई 2। अब इसको उठा कर कहाँ रख देंगे यहाँ पे रख देंगे यानी यहाँ जब डेल्टा एल कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी व्हाट टी एवरेज या एफ एवरेज इनटू एल डिवाइडेड बाई ये एवरेज की जगह क्या रखोगे एफ एवरेज की जगह क्या रखोगे एम जी बाई यानी सेल्फ वेट के चलते जो एलोंगेशन होगा उसमें नीचे क्या दिखेगा तुमको 2 दिखेगा। एक्चुअल मेथड है इंटीग्रेशन वाला अगर इंटीग्रेशन वाले मेथड से करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। एवरेज इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि जो रिलेशन आएगा ना दैट इज डायरेक्ट वाई का जो रिलेशन आएगा इधर से लेंथ जो डेल्टा एल होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो भी डेल्टा एल है वो क्या है एल के प्रोपोर्शनल। जब देख लो जब भी ऐसा रिलेशन में जब हमें इंटीग्रेशन करना होता है ना तो हम एवरेज से काम चला सकते हैं। जब लीनियर रिलेशन होता है जब यहाँ स्क्वायर होता तो नहीं कर पाते स्क्वायर होता तो एवरेज नहीं अप्लाई कर पाते या क्यूब होता तो एवरेज अप्लाई नहीं कर पाते। यहाँ पे डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है इसलिए एवरेज कैलकुलेट करोगे उससे भी आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये याद रखना सेल्फ वेट के चलते एलोंगेशन इतना होगा। अगर मास कॉन्सेंट्रेट कर दिया एक पॉइंट पे
तो एलोंगेशन कितना होगा, ये होगा। वो elongation in where? जो एलोंगेशन है वो एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। इधर से देख सकते हो फॉर्मूला में, अब वहाँ जो फॉर्मूला लिखा हुआ था उसको मैंने मिटा दिया। वहाँ से डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, मतलब जितना तुम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे चेंज इन लेंथ क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। वैसे ही अगर लेंथ, ओरिजिनल लेंथ अगर ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग जो चेंज इन लेंथ होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या हो रहा है, इनवर्स हो रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर तुम्हारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो रेडियस आएगा, और रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक सवाल लिखना, which of the following in which of the following case in which of the following case elongation produced in the wire in which of the following case elongation produced in the wire elongation produced in the wire is maximum maximum under same force under same force under same force। ऑप्शन वन under same force, ऑप्शन वन है लेंथ 500 सेंटीमीटर, लेंथ 500 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 0.05 mm। लेंथ उसी में लेंथ है 500 से, हाँ लेंथ सेंटीमीटर में है और डायमीटर किसमें है, mm में, 0.05 mm। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन टू लिखना, लेंथ 200 सेंटीमीटर, लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 0.02 mm, 0.02 mm। नंबर थ्री, लेंथ 300 सेंटीमीटर, लेंथ 300 सेंटीमीटर, डायमीटर 0.03 mm, 0.03 mm। लास्ट ऑप्शन, लेंथ 400 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 0.01 mm, 01। तो ऑप्शन 4 का सर डायमीटर 0.01। हाँ ऑप्शन फोर है। एलोंगेशन ज्यादा होने के लिए यहाँ से देखोगे एल बाई डेल्टा टी स्क्वायर ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो जिस केस के लिए ये रेशियो मैक्सिमम है उस केस में एलोंगेशन भी क्या होगा तुम्हारा
ऑप्शन दिया हुआ है, पुट पुट करके चेक करेंगे और एक बार पैरामीटर उसके corresponding पुट करेंगे, जिसके लिए ये वैल्यू मैक्सिमम, उसके इसमें एलोंगेशन क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, और कुछ नेक्स्ट लिखो, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। नहीं, अगर ग्राफ लोड करते हो, जैसे एक बॉडी हमारे पास फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स को अगर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, जैसे फोर्स क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तो इसके चलते स्ट्रेस जो होगा वो भी क्या करेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। और अभी हमने रिलेशन बोला, देखा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट अप टू व्हाट लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। उसमें हुक्स में देखोगे तो एक टर्म लिखा हुआ है स्टार्टिंग का, क्या लिखा हुआ है कि अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट जो होता है, उस केस में स्ट्रेस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। ग्राफ प्लॉट करोगे, की तरफ क्या है तुम्हारा, सिग्मा और इधर क्या दिखेगा, लेफ्ट साइड है। ये ग्राफ जो है वो स्टील के लिए प्लॉट करते हैं, स्टील से एक्सपेरिमेंट करा गया, स्टील के लिए जो ग्राफ आता है, ये जो ग्राफ है किसके लिए, स्टील के लिए। अब यहाँ पे जो क्या पॉइंट लिखे हैं उसका नाम होता है, ये हमारा प्रोपोर्शनल। यहाँ तक जो होगा पी तक हुक्स लॉ वैलिड होगा। उसके बाद वाई जो है इसको बोलते हैं फील्ड पॉइंट, जो है ये क्या है, अल्टीमेट पॉइंट। इस पॉइंट पे देखोगे तो स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। उसके बाद क्या होगा, जो भी हुक्स लॉ था कहाँ तक अप्लाइड था, यही तक, इसके आगे हुक्स लॉ वैलिड नहीं था। जब ग्राफ देखोगे तो उस ग्राफ के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। नेक्स्ट, एक प्रोसेस होता है यील्डिंग बोलते हैं। इसमें होता क्या है ना कि जब जब स्ट्रेस बढ़ रहा था, स्ट्रेस बढ़ रहा था, उसके कोरोस्पोंडिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर आगे इस प्रोसेस में थोड़ा दूर गया तो क्या हुआ, स्ट्रेस बढ़ने लगा। मतलब इसको और जूम करते हैं ना तो प्रोसेस इस तरीके का यील्डिंग होता है। मतलब वो जो भी प्रोसेस है उसमें इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है। फोर्स बढ़ा रहे हो तो भी जो सिग्मा है वो क्या शो कर रहा है,
कंटिन्यूअस इंक्रीज डिक्रीज शो कर रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यील्डिंग बोलते हैं। इसके चलते हमारे पास एक पॉइंट मिलता है। अभी इसमें भी दो पॉइंट है, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट, इस पॉइंट को अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। वाई को बस एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करें, दैट इज यील्ड। यील्डिंग एक प्रोसेस है जिसके चलते कंटिन्यूअस इंक्रीज और डिक्रीज होता है सिग्मा और एप्सिलॉन के वैल्यू में। के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आता है यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। यील्ड स्ट्रेस दो डिफाइंड होता है, अपर यील्ड और लोअर यील्ड। इसके बेसिस पे देखेंगे तो सवाल आएगा, लेकिन ये टॉपिक पढ़ाने के चलो लिखना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर inside a wire, energy stored inside a wire, inside the wire due to deformation, energy stored inside the wire due to deformation। वायर के बाद में क्या बोले? या एनर्जी स्टोर इनसाइड अ वायर ड्यू टू डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन के चलते क्या होगा, वायर में एनर्जी स्टोर होता है, और ये जो एनर्जी हो रहा है वो किस प्रोसेस के चलते आ रहा है, इलास्टिसिटी के चलते आ रहा है। जो भी एनर्जी आ रहा है वो किसके चलते आ रहा है, इलास्टिसिटी के चलते आ रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल। के नीचे एक और हेडिंग लिख सकते हैं, और वर्क डन। वायर को स्ट्रेच करते हो तो तुमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, या फिर अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है वायर का तो कितना होगा, या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर ड्यू टू स्ट्रेचिंग या ड्यू टू डिफॉर्मेशन क्या होगा। वायर पे फोर्स एक लग रहा है इधर, इसका जो ओरिजिनल लेंथ था वो चेंज होगा, क्या होता है। देखो, अगर इस छोटे से चेंज के लिए वर्क डन निकालोगे, अगर छोटे से चेंज के लिए वर्क डन निकाल रहे तो डी डब्ल्यू जो होगा कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, हुआ डिस्प्लेसमेंट टी एल का होगा, तो डी डब्ल्यू जो होगा वो कितना होगा, एफ इंटू टी एल होगा। ठीक, और ये जो डी एल है इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो इसको जस्ट कंपैरिजन कर लो कि मान लो तुम्हारे पास क्या था, एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग पे फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हो और इधर अप्लाई कर रहे हो, इसमें एलोंगेशन होता था एक्स का। अगर एक्स का एलोंगेशन हो रहा है तो छोटा सा वर्क डन निकालोगे तो कैसे निकलता था, एफ डॉट डी एक्स से। और वर्क डन निकालने के लिए क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे एफ डी एक्स। हमारी बात समझ में, जीरो टू एक्स का सेम चीज यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, वही चीज है। एलोंगेशन हो रहा है, इसमें भी जो एलोंगेशन था वो किसके चलते था, इलास्टिक प्रॉपर्टी के चलते, और उसको भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। यहाँ पर भी जो एलोंगेशन हो रहा है किसके चलते हो रहा है, इलास्टिसिटी के चलते हो रहा है, और उसको भी क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बस डिफरेंस इन दोनों में है, ये जो चेंज है ये तुमको दिखता है, उसको क्या कर सकते हो तुम डायरेक्टली देख सकते हो, लेकिन यहाँ जो चेंज है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, छोटा होता है, जिसको तुम नहीं देख सकते। तो सेम प्रोसेस जब वर्क डन निकालोगे तो विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ होगा, और एफ डी एल को अगर इंटीग्रेट करोगे जीरो टू एल तो क्या आएगा यहाँ पे, एफ एल स्क्वायर बाई होगा। और यहाँ जो एल है, ये एल क्या है तुम्हारा, डिफॉर्मेशन है,
वायर में अगर डिफॉर्मेशन कितने का हुआ है, एल का हुआ, उसको कैपिटल एल कर दो। यहाँ पे डिफॉर्मेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करना है। इनिशियल लेंथ कितना था, कैपिटल एल था। फाइनल जो लेंथ हो गया वो क्या हो गया, कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल हो गया। ये स्मॉल एल डिफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है इस गिवन। तो वर्क डन जो होगा तुमने कितना वर्क डन करा, एल स्क्वायर बाई 2। यही जो वर्क डन है ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर। ठीक है, कौन सा इंटीग्रेशन, अरे ये वाला एफ एफ का फॉर्मूला जो है ना, एफ जो था तुम्हारा, जो भी तुम्हारा यंग्स मॉडुलस है एफ बाई ए कितने के बराबर था, फोर्स बाई ए था डेल्टा एल बाई एस। ठीक है ना, तो छोटे से टर्म के लिए करें तो एल बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। यहाँ से जो फोर्स आएगा तो मैंने उसको एल बाई एस होगा, स्मॉल एल एफ की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो, एफ की जगह रिप्लेस करोगे ए इंटू वाई और स्मॉल एल बाई कैपिटल एल इंटू लिखना था मैंने सब ये कांस्टेंट के डैश की वैल्यू क्या आएगी वो मैं लिखूंगा। अब यहाँ से ए वाई कॉमन आ जाएगा और एल कॉमन आ जाएगा। कैपिटल एल तुम्हारा ओरिजिनल लेंथ था, अब इधर से देखोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, एल स्क्वायर बाई 2, जिसमें मैं इस टर्म को क्या लिख रहा हूँ, के डैश लिख रहा हूँ, के डैश के डैश। तो के डैश एल स्क्वायर, उसके नीचे से क्या लिखा, क्यू। कैपिटल एल तो डब्ल्यू इजिकल टू, W is equal to K L square by 2, K dash L square by 2, जहाँ K dash का वैल्यू है A by ओरिजिनल लेंथ। जो भी नोटेशन है वो लिख लेना। स्मॉल एल से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एल से तो यहाँ पे ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हो, W वाला याद रख सकते हो, या फिर याद रखोगे लेकिन इसमें याद रखोगे K की क्या है, इसको बस इसलिए याद रखना है क्योंकि इसको कंपेयर करते हैं किससे, स्प्रिंग से। जब स्प्रिंग से कंपेयर करोगे तो स्प्रिंग का क्या आता है, हाफ एक्स स्क्वायर आता है, और इधर क्या आ रहा है, हाफ तो आ रहा है, चेंज डिफॉर्मेशन इधर भी आ रहा है, लेकिन ये जो टर्म है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, के इक्विवेलेंट होगा। इसलिए के डैश जो है वो क्या है तुम्हारा ए वाई बाई एल। एक बराबर है ना, देखो इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखो। अगर ये जो चीज है
ऊपर नीचे एफ से मल्टीप्लाई करते हो। यही ये जो टर्म है इसको थोड़ा स्ट्रेस और स्ट्रेन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्म में अगर लिखोगे तो ये जो टर्म है, ये जो भी टर्म है हाफ ए बाई एफ नीचे लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, एफ से मल्टीप्लाई किया। अभी के लिए इसको छोड़ो, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अगर हम लिखना चाहें किसमें, स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में, मतलब जो भी एनर्जी हम किस फॉर्म में निकालना चाहते हैं, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन दिया हुआ है तो डायरेक्टली वहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। स्ट्रेस जो होता है सिग्मा क्या होगा, एफ बाई ई होगा। और जो भी तुम्हारे पास साइलन है, साइलन कितना होगा, एल बाई कैपिटल एल। ये अब ये जो चीज है इधर इंट्रोड्यूस करना है, ये जो भी चीज तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है इसको कहाँ इंट्रोड्यूस करना है, इधर इंट्रोड्यूस करना है। सोचो कैसे रिप्लेस करेंगे। देखो अभी क्या करना है, जो भी हमारा फॉर्मूला है क्या था, डेल्टा एल बाई एल, या डेल्टा एल किसके बराबर होगा, एल जो होगा वो बराबर होगा एफ और एल डिवाइडेड बाई टी, यही होता है। अब इसमें से ये वाला टर्म को सिंप्लीफाई करके ये पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते थे। तो इसमें क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ऊपर नीचे एफ एफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ए वाले टर्म के साथ लग करके वो किसमें चेंज हो जाएगा, सिग्मा में चेंज हो जाएगा। वैसे इस टर्म को इसके साथ ले लो, ये जो टर्म है इसके साथ ले लोगे और ऊपर नीचे एल एल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग जब सिंप्लीफाई करके पुट करते हैं तो यू जो आता है वो आता है हाफ इंटू स्ट्रेन स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और गामा भी आएगा। गामा सोचो ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, गामा इस केस में ऊपर आता है या नीचे आता है, एक और टर्म आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आएगा। वॉल्यूम किसका, वायर का जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो भी आएगा। तो स्ट्रेस फिर डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं इसको, स्ट्रेस लिख सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट करोगे, ये जो स्ट्रेस वाला टर्म है अगर स्ट्रेन नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली बस स्ट्रेन से ही निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो यू कैन बी रिटन एज हाफ, की जगह क्या लिख सकते हो, स्ट्रेन की जगह खाली अगर स्ट्रेस दिया हुआ है, क्वेश्चन में स्ट्रेन नहीं दिया हुआ है, स्ट्रेस और गामा दे दिया, स्ट्रेस और गामा दे दिया तो उससे स्ट्रेन निकाल सकते हो और वहां पे पुट कर देंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही एक बनता है। तो ये वाली जगह पे क्या लिख सकते हो, स्ट्रेन की जगह पे क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई गामा होगा। स्ट्रेन की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो जब ये आप पुट करोगे तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, स्ट्रेस कैंसिल आउट हो जाएगा और गामा स्क्वायर नीचे बचेगा, स्क्वायर हो जाएगा ना ये, तो गामा स्क्वायर क्या बचेगा, नीचे बचेगा, यानी इसको लिख सकते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाई गामा स्क्वायर इनटू सकते हैं ऐसे। तो एक ये फॉर्मूला है, या फिर अगर इसको ओनली स्ट्रेन के फॉर्म में लिखना है तो स्ट्रेन के फॉर्म में अगर लिखोगे तो क्या बचेगा, अब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हो, गामा इंटू स्ट्रेन लिख सकते हो। तो अगेन ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेन बाई गामा इंटू फोर होगा। हम जो करें हम वो
ये फॉर्मूला है या कुछ और हो? गामा, गामा ऊपर आएगा। एक मिनट रुको, कुछ गलती कर रही हूँ। फॉर्मूला लिखा हुआ है स्ट्रेन स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्पेस लिखा हुआ है ना। हाँ, उधर डेरिवेशन गलत सोचे। ये जो चीज़ है ना, तो कन्वर्ट करोगे ये सारा पुट करने के बाद ना, इधर ही गामा, गामा स्ट्रेन स्क्वायर बाई गामा यही होगा, ये पुट करने के बाद इनटू वॉल्यूम। यहाँ से आप चेंज करोगे तो जो फॉर्मूला है वो एक बार इधर से डेराइव ही कर रहे थे ये जो टर्म है, तो इधर ये जो एफ और ये वाला टर्म है उधर पुट करके लाने की कोशिश करते हैं। चारों ट्राई कैसे होगा? ये वाला टर्म, ये और ये दोनों कहाँ दिखना चाहिए? दोनों जगह पे दिखना चाहिए कन्वर्ट करके, तो कैसे लाएंगे? ऊपर वाला जो अभी तक जो लिखा वो छोड़ दो, पहले ये वाला जो भी चीज़ है उसको डिराइव करके लाते हैं। ये सारी वैल्यू दिखाने हमें स्पेस और स्ट्रेन के टर्म में लिखना है ना, इसको रिप्लेस कैसे करोगे? अप्लाई करके देखो ऊपर नीचे एफ से, स्पेस तभी दिखेगा जब फोर्स दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया है। और नेक्स्ट क्या करना है, लेंथ जो है तुम्हारे पास वहाँ से स्ट्रेन और चेंज इन लेंथ है तो स्ट्रेन आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो। लिख सकते हो। बस इसको अरेंज करें, एक एल को कॉमन कर लिया और ये जो एल है इसके साथ इससे ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा टर्म है, ये वाला पूरा टर्म इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 1/, इधर ला करके डिवाइड करो तो 1/2, ये क्या हो जाएगा? 1/सिग्मा। बचा क्या तुम्हारे पास? और इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हो? नेक्स्ट जो जो टर्म बचा वो देखो, गामा बच रहा है और एक स्मॉल एल बच रहा है, और क्या बच रहा है? एफ बच रहा है। ठीक है, अब इधर से रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने करके क्या करना है, एफ को उड़ाना है। एफ फोर्स नहीं रखना है, फोर्स को कैसे उड़ाओगे? फोर्स एफ बाई ए किसके बराबर होता है? गामा एल बाई एल के बराबर लिख सकते हो। अब तो फोर्स है इसको ले ये इधर रिप्लेस कर दो, ए को इधर ले जाओगे तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा बताओ? तो इधर ले जाओगे तो क्या क्या कैंसिल आउट होगा? 1/2, 1/सिग्मा, गामा को रहने दो, एल को भी रहने दो। एफ की जगह क्या लिखेंगे? गामा और स्मॉल एल बाई कैपिटल ये होगा इंटू ए। ये ऊपर ही जाएगा ना। हाँ ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई करो। गामा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो टर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 1/2 स्ट्रेन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू गामा का स्क्वायर। तो एक हो जाएगा। हाँ,
से एक टर्म अगर कॉमन कर लोगे, ये वाला इसमें से ये वाला टर्म कॉमन करते हो, सिग्मा जो है तुम्हारा, सिग्मा क्यूब तो नहीं हो रहा है, तो चेक कर लेना, क्यूब हो रहा है। ये जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा, ए इंटू एल तुम्हारा वॉल्यूम है, ए इंटू स्मॉल एल वॉल्यूम होगा, ए इंटू कैपिटल एल वॉल्यूम होगा। तो ये क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे कैपिटल एल से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नीचे एल इधर आएगा। आ रही बात समझ में? तो उसके चलते क्या होगा, एल यहाँ सिग्मा क्यूब आएगा। इसमें जाओ वाले केस में, अब ये ऊपर तो बता रहे, गामा ऊपर आएगा, ये गामा होगा, ये गामा होगा, गामा इंटू स्ट्रेन, फॉर्मूला होगा तुम्हारा, लिख सकते हैं 1 इंटू स्ट्रेन को रिप्लेस करोगे गामा के टर्म में, ये स्पेस के टर्म में, तो स्पेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा, गामा इंटू वॉल्यूम। इसके बाद आएगा तीसरा फॉर्मूला, ये जो चीज़ है ना, इसमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम लाना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम जो तुम्हारा होगा इट विल बी ए इंटू वन, कैपिटल एल। अब कैपिटल एल ऊपर कहीं दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है, तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, एल डिवाइडेड बाई एल करोगे ऐसे, तो ये पूरा जो होगा ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वॉल्यूम में। अब ये जो एल है ना, इसी को मैंने कहा सही था, ये स्मॉल एल बच रहा था, कैपिटल एल नहीं बच रहा था, ये एक एप्सिलॉन पहले से था, ये एक एप्सिलॉन आया और ये एक एप्सिलॉन आया, तीनों मिल करके क्या हो जाएगा, क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे, ये और एक लास्ट फॉर्मूला और तुमको दिखेगा, हाफ इंटू स्पेस इंटू स्पेस बराबर किससे होगा, तो क्या दे देगा, क्यूब दे देगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्म में लिखना, अगर ओनली स्ट्रेन दिया हुआ है तो गामा दे के रखेगा, या ओनली स्ट्रेस दिया हुआ तो भी गामा देगा। स्ट्रेस स्ट्रेन दिया हुआ है तो फिर डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वहां से भी यू आ जाएगा। तुमको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ इंटू स्पेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर तुमने एग्जाम को फोर्स एंड डिफॉर्मेशन, फोर्स एंड डिफॉर्मेशन के टर्म में अगर यू लिखोगे, डिफॉर्मेशन का फोर्स और डिफॉर्मेशन के टर्म में सिंपल फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये वाला चीज जो है ना, इधर से देख सकते हो, अगर सिग्मा यहाँ पुट कर दोगे और एफ बाई ए इधर पुट करोगे और एल बाई ए तक इधर पुट करोगे तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, वॉल्यूम तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे। ये जो फॉर्मूला है ना, ये सारा कैलकुलेट करने के बाद लास्ट वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है,
इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, या इसकी जगह लिख सकते हो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, और स्ट्रेन की जगह क्या लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई एरिया। और इसमें क्या है तुम्हारे पास, इसमें जो टर्म है वो है ए इंटू कैपिटल, तो एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको चेंज कर सकते हैं। ये जो टर्म है ना, इसको कैसे चेंज करोगे, ये होगा स्मॉल एल में पुट करोगे तो ये एल एल कट जाएगा, ए कट जाएगा, बचेगा क्या, हाफ इंटू फोर्स इंटू डिफॉर्मेशन। अब यहाँ से ग्राफ देखोगे, ग्राफ क्या है, ग्राफ से अगर निकालना है नंबर का जो एरिया होगा, एरिया किसके बराबर होगा, फिर एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, इधर से देख सकते हो जो भी एरिया यहाँ पे आएगा तो किसके बराबर होगा, हाफ इंटू फोर्स, ये फोर्स हाइट तुम्हारा, डिफॉर्मेशन जो है कितना है, ये बेस है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या देगा, इस ट्राइंगल का एरिया, और उस ट्राइंगल के एरिया, जो भी ट्राइंगल का एरिया है वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ये सारी जो चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या तुम्हारा, पोटेंशियल एनर्जी, कैसे भी निकाल सकते हो, फोर्स वर्सेस एल, फोर्स वर्सेस एल से डायरेक्टली क्या मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है। एक और ग्राफ होगा, नोट में तुम्हारा इस वर्सेस सेम ग्राफ प्लॉट कर देगा, क्या तुम्हारे पास और इधर अगेन हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो इलास्टिक लिमिट में ही बात करनी है, वो पूरा आगे का ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, इलास्टिक लिमिट या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर बात करोगे, यहाँ से जो एरिया आएगा, ये एरिया क्या चलेगा, एनर्जी डेंसिटी लेगा, इधर से एनर्जी नहीं मिलेगा, इधर से क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इसको बोलते हैं, या फिर पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना ये कौन सा ग्राफ दिया हुआ है और तुमसे पूछ क्या रहा है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी निकलेगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तब दिखेगा एनर्जी दिखेगा, लेकिन अगर फोर्स वर्सेस डिफॉर्मेशन का ग्राफ दिया हुआ है तो यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कॉपर वायर ऑफ फिक्स वॉल्यूम क्वेश्चन है ये, कॉपर वायर ऑफ फिक्स वॉल्यूम, a copper wire of fixed volume is drawn into copper wire of fixed volume is drawn into wire of length L,
wire of length L. When this wire is subjected to, when this wire is subjected to, when this wire is subjected to force F, wire is subjected to force F, the extension produced in the wire, then extension produced in the wire, extension produced in the wire is delta L. Extension produced in the wire is delta L. Then which of the following graph? Then which of the following graph? Which of the following graph is? Which of the following graph is straight line? Straight line. नंबर 1 में लिखना ऑप्शन डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर, डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर. नंबर 2 डेल्टा एल वर्सेस एल, डेल्टा एल वर्सेस एल. नंबर 3 डेल्टा एल वर्सेस 1/L. लास्ट डेल्टा एल वर्सेस 1/L स्क्वायर. डेल्टा एल वर्सेस एल लीनियर आएगा. कौन सा ऑप्शन होगा? पक्का ऑप्शन 2 आ रहा है. डेल्टा एल का फॉर्मूला भी लिखे तो डेल्टा एल क्या होता है? एफ यही है ना. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, यानी ए इंटू एल जो तुम्हारा है क्या है? कांस्टेंट है. यानी ए जो होगा इट विल बी डी बाई एल होगा. तो डेल्टा एल कितना होगा? एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू बाई गामा इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं. एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ऑप्शन होगा कि जब भी लेंथ चेंज करोगे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा. लेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? डिक्रीज करेगा. तो इसमें जो है अगर इन दोनों को ग्राफ प्लॉट करेंगे तब जा करके डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एल बाई ए. ये ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है. इनको मैं लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग प्लॉट करना है. पहले इस एरिया का जो इफेक्ट है उसको हटाना पड़ेगा. और सवाल में पहले ही लाइन क्या लिखा हुआ था कि जो वॉल्यूम है वो क्या है? कांस्टेंट है. तो वहां से एरिया हटाओगे तो एल स्क्वायर का ग्राफ होगा. कभी भी ये तो बार बार बोल के रखें कि जब भी कोई चेंज देखना होता है तो बाकी सारे वेरिएबल को क्या करते हैं? कांस्टेंट. थोड़े ऐसे ही अपने मन से कांस्टेंट थोड़े मान सकते हैं. अगर एरिया चेंज हो रहा है तो उसको कांस्टेंट कर दोगे. बाकी जितने भी वेरिएबल है उसमें सोचेंगे क्या एल का पार्ट है. जैसे ये एल से रिलेशन पूछ रहा था तो सोचेंगे इस एरिया में किसी तरीके से लेंथ का पार्ट आ सकता है. यहाँ से आया रिप्लेस करे तब जाकर के हमने देखा डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर. हो गया. चलो ठीक है. तो आज इतना ही, बाकी करेंगे अगले क्लास. थैंक यू.